तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट हमारा है। ये भी डायनामिक क्वेश्चन है कि आप इस बात से सहमत है कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है। अपने उत्तर का तर्क से विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पूछना क्या चाहता है, उसके भाव को समझना है, सेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अदरवाइज 90% बच्चे क्या करते हैं, देखिए जलवायु परिवर्तन वाला क्वेश्चन है तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जितना आता है क्या, कारण क्या है, भाव प्रभाव क्या है, लिखना वही है। बट थोड़ा सा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर को क्या करना है, मॉडिफाई भी करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करते हुए आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि वैश्विक चुनौती है या नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आंसर खत्म आपका। यदि आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आंसर इतना ही लिख दिया करो कि बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, तो आंसर तक देने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको जो है, तो भी बोलेगा बिल्कुल मैं भी आपसे सहमत नहीं हूँ और 15 में 0 नंबर दे देगा। तो हमें जो इस पे जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो डेफिनेटली आप सहमत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में कोई दो राय नहीं है कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, हमारे सामने पूरे विश्व के सामने चुनौतीपूर्ण समस्या है। क्यों है, अब इसको डिफाइन सब तरह लिखने से काम नहीं चलेगा, वो तो इसमें लिख ही दिया, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टार्टिंग करेंगे, जलवायु परिवर्तन से मतलब क्या होता है, राइट। जलवायु परिवर्तन से क्या अर्थ है, क्या मतलब है, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, वर्तमान में क्या कारण है जलवायु परिवर्तन के, और फिर कुछ आंकड़ों के साथ हम प्रूफ करेंगे कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए वैश्विक चुनौती क्यों है, मतलब उसका क्या नकारात्मक प्रभाव वर्तमान में पड़ने की संभावना है, पड़ रहा है। तो उसके आधार पे चुनौती का मतलब है कि पूरे विश्व में इसके कारण से क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और यदि इस जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। इस कारण से हमारे सामने चुनौती दिखाई देती है। इस तरीके से तर्कों के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो सबसे पहला जलवायु परिवर्तन क्या एक परिभाषा होनी चाहिए आपके पास। तो सामान्यतः हम लोग देखेंगे जलवायु के अंतर्गत यदि हम बात करें, यदि हम जलवायु की बात करें तो जलवायु के 3 तत्व होते हैं, तापमान, मुख्य रूप से 3 तत्व, अदर बहुत सारे होंगे, वर्षा एवं आर्द्रता। इन दोनों पर ही आर्द्रता भी निर्भर करती है, लेकिन ये 3 तत्व माने जाते हैं। अब तीनों में से किसी भी एक में परिवर्तन पूरे क्लाइमेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तापमान में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा में चेंज हो सकता है, वर्षा की मात्रा में चेंज होता है, तापमान आर्द्रता में चेंज हो सकता है। तो सामान्य शब्दों में जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जलवायु एक दीर्घकालिक परिघटना है, दीर्घकालीन मौसम दशाओं को हम लोग जलवायु कहते हैं। तो जब जलवायु के तत्वों में खास करके तापमान या वर्षा आदि की मात्रा में आपका क्या होता है, दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, तो वह घटना क्या कहलाएगी, जलवायु परिवर्तन कहलाएगी। जैसे वर्तमान में जलवायु परिवर्तन क्यों कहा जाता है, वर्तमान में जो है पूरे पृथ्वी का जो औसत तापमान था पिछले कुछ दशक पहले तक नासा के अनुसार 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ये बढ़ करके लगभग 15.7 से लेकर 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। इस प्रकार से तापमान में क्या हो, ये वृद्धि हुई है, तापमान में चेंज हुआ तो वर्षा भी चेंज होगी, आर्द्रता भी चेंज होगी। तो इस कारण से पूरे विश्व की जलवायु में परिवर्तन आपके जो है संभावना या उसके कई सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले भूगर्भिक जलवायु परिवर्तन कोई नई घटना नहीं है। जलवायु परिवर्तन ये पृथ्वी की जलवायु प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। पिछले भूगर्भिक इतिहास में कई जलवायु परिवर्तन हो चुके हैं। हमारे पास 4 हिमयुग आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो 4 हिमयुग आ चुके हैं और 4 हिमयुग समाप्त हो भी चुके हैं आपके जो है। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन वर्तमान में हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि इसके पहले जो क्लाइमेट चेंज हुए थे वो मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक कारणों से हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है
उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मानवीय कारण जिम्मेदार है। आई बात समझ में? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व का हो सकता है, जिसको वैश्विक जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जो वर्तमान में हमारे सामने है। प्रादेशिक, स्थानीय, क्षेत्रीय भी हो सकता है किसी कारण से, राइट। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन होता क्या है पहले बताएंगे। जलवायु परिवर्तन का कारण की बात करें तो एक फ्लो चार्ट्स बना देंगे आप लोग थोड़ा सा। ठीक, इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने लिया है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में इनकार नहीं किया सकता कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता बन गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये डेटा आपको काम आएगा। लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है आपका तापमान यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है। 0.9 डिग्री तापमान आपका जो है लगभग यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी में अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये सभी आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं चेतावनी या हमें जो है चुनौती के रूप में सामने देखे जा सकते हैं। 8 इंच समुद्र तल में बढ़ोतरी का मतलब कि जितने भी कम लोलैंड्स है, वह सागर के आसपास के लोलैंड्स है, निम्न भूमियाँ, वो सब क्या हो जाएंगी, सागर के अंदर चली जाएंगी। तो डेफिनेटली इससे कई सारी समस्याएं, वहाँ के लोगों का विस्थापन होगा, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होंगी। कोई द्वीप जो पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है आपका जो है द्वीप के रूप में है। तो ये सभी हमारे लिए क्या गंभीरता चिंता का विषय है। आई बात समझ में? क्वेश्चन के भाव को हमेशा ध्यान रखना है और वहीं पे उसका एक्सप्लेनेशन। जलवायु परिवर्तन क्या है मैंने बताई दिया, आप लोग समझ गए होंगे। जलवायु जो है किसी पूरे विश्व की हो सकती है, क्षेत्र की हो सकती है। तो उसमें जो परिवर्तन है वह क्या कहलाएगा, जलवायु परिवर्तन। किसी क्षेत्र के तापमान, वर्षा आदि की मात्रा में लंबे समय तक यदि कोई परिवर्तन देखा जाता है, औसत से विचलन देखा जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, आपका जलवायु परिवर्तन कहलाएगा। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व स्तर पे इसका संकेत देखे जा सकते हैं। संकेत में क्या, बर्फों का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र में वृद्धि। हमारे पास डेटा है कि 2016 जो है पिछले 150 वर्षों का तापमान देखा जाए तो 2016 जो है सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है पिछले दशक का जो है, राइट। 2019 सेकंड गर्म वर्ष रहा है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमारे पास हैं। वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो इस कई सारे संकेत हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को क्या करते हैं। वर्तमान में मानसून की बात करें तो मानसून में भी कई सारी अनिश्चितताएं, नियमितताएं पहले से रही है, वर्तमान में और ज़्यादा देखी जा रही है। तो वर्तमान में कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की ओर क्या करती है, संकेत करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर में इन सब पॉइंट्स को डालते हुए आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज की परिभाषा, पृथ्वी के समग्र विकास, यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हो चुकी है। जैसे मैंने बताया हिमयुग के बारे में एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे जो है आपका हिमयुग के बारे में एग्जाम्पल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जलवायु में कई बार परिवर्तन हो चुके हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, पृथ्वी पर 4 हिमयुग आ चुके हैं अभी तक। तो वही मैंने कहा कि IAS UPSC सिलेक्शन लेना है तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। आप रट करके बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए IAS नहीं बन सकते हैं। हर चीज़ कहाँ पे कौन सी ज़रूरत पड़ेगी ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। एनीवे, तो ये अनेक घटनाएं सामने आई हुई है आपके पास। तो ये आपका जलवायु परिवर्तन कारण पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते, कुछ आंकड़े दिया 100 वर्षों में लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ गया। 1 डिग्री का मतलब वही आपका 0.9 के आसपास ये भी होगा, 0.7 के आसपास। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा रहा है। कैसे? ये तापमान में वृद्धि अभी बताया हमने, हिमनद पिघल रहे, महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है। ये सभी क्या है, आपदाओं में वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक आपदाओं में, कुछ द्वीपों के डूबने का खतरे, सब किसका संकेत है, जलवायु परिवर्तन का संकेत है। तो इस कारण से ये जब सभी समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या एक चुनौती उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को बचाना है, यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को बचाना है, जिसके कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। जैसे कोई द्वीप टूट गया तो वहाँ के लोग किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं क्या होगा, समस्या उत्पन्न होंगी। कारण ये आपका वर्तमान में कारण मैंने लिया हुआ है, ये मानव जनित वर्तमान में कारण है, राइट। और बाकी कारण में आप प्राकृतिक कारण भी दे सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी या वृद्धि होती रहती है। प्रकृति स्वयं जो है
साइक्लिक रूप से कम या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन होते रहता है। वर्तमान में खास करके CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, वह मानव जनित है। ये मानव जनित कारण में आएंगे, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में। इसका फ्लो चार्ट इस तरीके से बना देना है। प्राकृतिक कारण में और भी, जैसे मेन कारण है महाद्वीपीय विस्थापन। आज भी प्लेटें गतिशील है, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, इसके कारण से किसी स्थान क्षेत्र विशेष की जलवायु चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल आपका दक्षिण अमेरिका, ये आज इक्वेटोरियल रीजन में है, यहाँ पर ये इधर की ओर गति कर रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाली स्थिति है वर्तमान में इन देशों में, इन क्षेत्रों में, जब ये फिर से आगे थोड़ा सा निकल जाएगा तो यहाँ की इक्वेटोरियल क्लाइमेट चेंज हो जाएगी और इधर जो आपका मरुस्थली यहाँ पर है ये इक्वेटर के निकट आ जाएगा। तो इस तरीके से महाद्वीपीय विस्थापन पूरे पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के रूप में एक जिम्मेदार कारण रहा है। आई बात समझ में? महाद्वीपीय विस्थापन एक कारण है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो संबंध है, उनके बीच की दूरी है, उसमें किसी कारण से कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण से चेंज हो सकता है। आप कह जो किसी स्थान विशेष में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कुछ समय के लिए पूरा अंधकार छा गया, ऐसे भी स्थितियाँ कई क्षेत्रों में निर्मित होती है जिससे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी। पहले तापमान बढ़ेगा वोल्केनो इरप्शन के कारण से, लेकिन बाद में फिर तापमान क्या होगा आपका, बहुत लंबे समय तक यदि सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही है तो उस क्षेत्र का तापमान क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया भी कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में परिवर्तन ला सकते हैं। आप कह जो तो बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है, राइट। आइस एज मैंने एग्जांपल दे दिया। लेकिन वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि वर्तमान में ग्रेटर देन 400 ppm हो चुकी है। आपकी जो है 2000 में 400 ppm हो चुका है, जबकि ये 1900 की बात करें तो 300 से कम था। आपका जो है 300 से बहुत कम रहा होगा। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, डेटा याद कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कैसे क्या परिवर्तन, मीथेन की मात्रा निरंतर बढ़ते जा रही है जो और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, कंक्रीट संरचना का निर्माण बढ़ते जा रहा है, रेल सड़क सब बनते जा रहा है, बिल्डिंग्स बनते जा रही है। कृषि भूमि के विकास के लिए फिर से वनों की कटाई वगैरह हो रही है। आपका उद्योगों का निर्माण हो रहा है, उद्योगों के कारण से फिर से कई सारे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तो भूमि उपयोग में परिवर्तन कि जो हमारे पास पहले नेचुरल फॉरेस्टेड रीजन्स थे वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। कंक्रीट संरचना निरंतर क्या हो रही, बढ़ते जा रही है। पहले हम लोग पहले जो घर वर होते थे तो वहाँ के प्राकृतिक आधार पे लकड़ी के, घास फूस के मुख्य रूप से बनाए जाते थे अधिकांशतः, लेकिन आज की डेट में हम पूरी तरह सीमेंटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो तापमान को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। फिर आपका शहरीकरण एक बहुत बड़ा परिणाम है। शहरीकरण से फिर से वनों की कटाई, आर्द्र भूमि खत्म होते जा रहे हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन में आर्द्र भूमि खत्म, ये भी लिख लेना आपका, जो आर्द्र भूमि का विनाश हो रहा है, निरंतर आर्द्र भूमि खत्म होते जा रहा है। शहरीकरण में हम लोग वर्तमान में देख सकते हो AC, फ्रिज, ये सब इसके कारण, AC के कारण, फ्रिज के कारण, सब के कारण से भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि। शहर का मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो हीट आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे सकते हैं, हीट आइलैंड्स के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं जो नगर है आपके जो है, राइट। तो इन सब कारणों से आपका क्या हो रहा है, वर्तमान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये तो बेसिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब चुनौती क्यों है, मैंने फिर से कहा, इससे कई सारे सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। तो उच्च तापमान, निरंतर आपका तापमान निरंतर बढ़ रहा है, इसी दर से बढ़ता रहा तो डेफिनेटली सभी के लिए, जीव जंतु वनस्पतियों के साथ साथ मानव के लिए महत्वपूर्ण। 2017 मैंने कहा सबसे गर्म, 2016 जो है सबसे 150 वर्षों में से लगातार बढ़ रहा है। 2016 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया, राइट। ये सब डेटा थोड़ा सा यूज करने पड़ेंगे। इसके कारण से कैसे बीमारियों में वृद्धि हो रही है, समुद्र तल बढ़ रहा है, तूफान की तीव्रता, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बढ़ रहे हैं। तो इन सब के कारण से मानवीय समस्याएं क्या हो रही है, मानव पर प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसके कारण से हर साल आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नुकसान हो रहा है।
तो यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली क्या होगा आपका जो है, और इसी तरह से यदि जारी रहा तो पृथ्वी का औसत तापमान 3 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। 3 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर लेना डिग्री में, तो इस तरीके से आपका जो है एक चुनौती उपस्थित करता है तापमान वृद्धि के रूप में। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं पे कम वर्षा हो रही है, तो इस तरीके से उसके पैटर्न में चेंजेस दिखाई दे रहा है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, कई सारे दुपने वन जीव जंतु का नुकसान हो रहा है, तो इस सभी क्या है, इन सब का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी कारण से जो है जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्या है, यदि ये सब दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं, इन दुष्परिणाम को यदि हमें कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज को हमें एक चुनौती के रूप में वर्तमान में देखना पड़ेगा, और पूरे विश्व को इससे निपटने के लिए क्या करने पड़ेंगे, आपके जो है रोगों का प्रसार, आर्थिक नुकसान होते जा रहा है, जंगलों में आग लग रही है, ये सब पॉइंट है। बाकी डेटा वोटा यहाँ से निकाल लीजिएगा आप लोग लिखते समय, ये सब आपका हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी जो है मतभेद नहीं है कि वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्या है, वैश्विक चुनौती है। आई बात समझ में? तो आंसर आपका इतना लगभग कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। विश्व स्तर पे क्या आप खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी देख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण से खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी जो है आपकी क्या होगी, प्रभावित होगी। कैसे होगी उसके लिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको जो है, ठीक है। तो इन फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये सभी चीज़ें आप लोग को काम आएगी, इसलिए मैंने पूरा मैटर ले लिया है। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं आप लोग। पोषण तत्वों की गुणवत्ता में कमी, ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर सपोर्ट इंडेक्स, एक मूल्य मापक है, कुछ चीज़ें हैं जो जीएस में भी काम आएंगी और ऑप्शनल में भी। फिर मैंने विश्व के स्तर पर निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो मैंने लिया हुआ है। आईपीसीसी का गठन आप लोग जानते हैं, बहुत पहले हो गया था आपका जो है, जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में आपका क्या करता है, पूरा का पूरा 1988 में गठन हो गया था। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में स्टडी करते रहता है और समय समय पे अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये आईपीसीसी का गठन एक महत्वपूर्ण, तो उसको भी पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यूएनएफसीसी हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत जो ग्रीन हाउस गैसों के कम करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी के तहत पेरिस समझौता हमारा है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। अब इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए एक क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा पेरिस समझौता। भारत के संदर्भ में भी कई सारे प्रयास चल रहे हैं, भारत के द्वारा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और भारत, जीएस में ऑप्शनल दोनों में। तो उसके लिए कुछ मैटर मैंने ले लिया यहाँ पे। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पे जो बनाया गया है, उसके लिए 8 मिशन चल रहे हैं हमारे जो है, इन सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य स्तर पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों में SAPCC स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है। ये सभी जो है NHCC के उद्देश्य के अनुरूप ही चल रही है आपकी जो है। ये राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है आपका जलवायु परिवर्तन पर, उसको समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठबंधन किया गया जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसके अलावा मुख्यालय हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है आपके जो है। ये सभी जो प्रयास है पूरे विश्व स्तर पे चल रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को क्या कर सके, कम कर सके। तो इन सब का भी सिर्फ नाम जिक्र कर देना है, अंतर्राष्ट्रीय डिटेल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आने वाला कोई भी क्वेश्चन जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने डिटेल ले लिया है। तो आप इसको नोट डाउन करके पढ़ करके अच्छे से कवर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन था हमारा कि क्या आप इस बात से सहमत है कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक वैश्विक चुनौती है। आपको क्या करना है, तर्क से विश्लेषण करना है। तो तर्क क्या है आपके पास, जो चेंजेस हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं, वही हमारे पास तर्क के रूप में उसको यूज करना है। आई बात समझ में? तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है 4th नंबर का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।